आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सबसे आसान चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। आसान ये इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने नाइन्थ में 11th में जितना भी अभी तक आपने टेम्परेचर के हिसाब से जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवेपोरेशन, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं और बस वो हल्की सी रिपीट ही हो रही हैं। सच पे ज़्यादा बड़ी बात नहीं। एक दो फॉर्मूलाज है जिनको अगर हम देख लेंगे तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें ये बात पता है कि हमारी बॉडी का एक कोर टेम्परेचर होता है जिसको हम 37 सेल्सियस बोलते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है इसकी ये जो इसको रेगुलेट करना बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इस पर सेलुलर स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर आपका टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस नॉर्मल है, अगर वो बढ़ जाए, यानी यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर 45 से अबव चला जाए तो आपकी बॉडी का जो सेल है वो अल्टर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, और वो जो है वो सेलुलर एनर्जी जो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। इन द सेम वे अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 30 सेल्सियस से बिलो चला जाए तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्लो कर देगा और आपका जो है वो कार्डियक फंक्शन एब्नॉर्मल हो जाएगा और एरिथमिया भी जो है वो हो सकता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। अब यहाँ पे इन्होंने 37 को नॉर्मल बताया है और 45 से ऊपर नुकसानदेह है, 34 से नुकसान ऊपर नीचे जो है नुकसानदेह है। यानी जो इसके इन बिटवीन रेंजेस है, बिटवीन 45 एंड 34, यानी बिलो 45 एंड अबव 34, ये ऑलमोस्ट हम इसको ग्रेडियंट को नॉर्मल काउंट करेंगे। नॉर्मल इन अ सेंस कि जब तक 35 भी है या 36 भी है आपकी बॉडी इस काबिल है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, और जब तक वो 41, 42, 43 है तब तक भी आपकी बॉडी जो है इस काबिल है कि इन चेंजेस को बर्दाश्त कर सके। लेकिन जब इसके पार जाती है बात, इससे ऊपर या इससे बिल्कुल नीचे यानी 45 से ऊपर या 34 से नीचे जाती है, तब जो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। और ऐसा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। ऐसा जो है वो एक्सरसाइज और डिफरेंट चीज़ों में होता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं, एक टर्म बताई गई है होम्योथर्म्स क्या होता है। ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट कोर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उस मेंटेनेंस को हम कहते हैं कि ये भी होम्योथर्म्स है, यानी अपने अंदर का जो कोर टेम्परेचर उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब थर्मल जो मेंटेनेंस ऑफ जो आपका बॉडी टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है वो डिपेंड करती है कि हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए कितनी हीट रिक्वायर है, बॉडी कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो सारी हीट जो हम बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो सारी एनवायरनमेंट में लूज हो रही है या कोई जो थोड़ा सा जो पार्ट ऑफ हीट है वो बॉडी ने खुद तो एब्जॉर्ब नहीं कर लिया। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ये इसका मतलब ये जो है वो अकम्पलिशमेंट बता रहा है कि मेंटेनेंस किस तरीके से होती है। अब हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके के जो है मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, एक हार्मोनल और एक नर्वस, जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इसको देखकर जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके बारे में डिटेल से हम यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं चैप्टर में कि ओवरव्यू ऑफ हीट बैलेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी पे ऐसे क्या असरात होते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक तो बात हमने ऊपर पढ़ ली कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का जो है थर्मल जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी जो कोर टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम इसको इस चीज़ तरीके से काउंट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के 1 ml बॉडी वेट को जो है वो बॉडी 1 ml बॉडी वेट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 0.58 कैलोरीज चाहिए होती हैं। वो कैलोरीज हीट की शक्ल में बॉडी में से बाहर निकल रही होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंट विद दैट इफ़ हीट लॉस इज़ लेस देन हीट प्रोडक्शन, अगर हीट लॉस लेस देन हीट प्रोडक्शन है तो ये क्या होगा, देन देयर इज़ अ नेट गेन इन बॉडी हीट एंड देयरफॉर बॉडी टेम्परेचर राइजेज। यानी अगर आपकी बॉडी का हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका जो हीट प्रोडक्शन है वो 100 है और लॉस सिर्फ 50 हो रही है, तो आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर हम हिसाब से देखेंगे तो भाई 100 बढ़ा था और सिर्फ 50 घटा है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर 50 फिर भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इतना नहीं होता, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसको हम कहेंगे कि ये हीट गेन हो गया है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा ही 50 था और वो पूरा का पूरा ही जो है वो लॉस हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा ही इस्तेमाल हो गया, तो हम उसको कहेंगे देयर इज़ अ हीट लॉस। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं बॉडी में हीट प्रोड्यूस करवाने के, या दो तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर्स हैं वो कितने टाइप के हो रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट विद इन बॉडी टेम्परेचर वेरी सिग्निफिकेंटली, कि बॉडी के जो हमारे टेम्परेचर्स हैं डिफरेंट पार्ट में वो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ ग्रेडियंट बिटवीन कोर टेम्परेचर कोर टेम्परेचर, जैसे डीप सेंट्रल एरिया इंक्लूडिंग हार्ट, लंग, एब्नॉर्मल ऑर्गन्स एंड द शेल स्किन टेम्परेचर। यानी हमारे जो डीप एरियाज हैं स्किन के, उनका बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी के उनका टेम्परेचर, और जो हमारी स्किन है जो शेल है उसका टेम्परेचर जो वो डिफर करता है। अभी कह रहे हैं कि इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जब आपका एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर मतलब ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से आपका सामना होता है, तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 20 सेल्सियस से ज़्यादा जो आपका बॉडी कोर टेम्परेचर है उससे जो है वो आपकी स्किन 20 सेल्सियस वेरी कर सकती है।
यानी देयर इज़ अ चांस कि जो आपका हार्ट है उसका टेम्परेचर जो है वो अ, अंदर से जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है, और बाहर से जो बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में आपका जो टेम्परेचर है वो 17, क्योंकि 20 सेल्सियस वो वेरी कर रहा है। तो अगर 37 नॉर्मल है तो 37 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे जो कि वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर बचेगा 17। तो आपकी स्किन का टेम्परेचर 17 भी हो सकता है, 17 पर भी जा सकता है, लेकिन अगर वो एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर हो, यानी डिफरेंस कितना आएगा, 20 सेल्सियस का डिफरेंस आएगा। 37 तो आपकी बॉडी इंटरनली होमोस्टेसिस को मेंटेन कर रही होगी, लेकिन बाहर जो आपकी स्किन पे इफेक्ट आएगा वो 20 सेल्सियस नॉर्मल से कम हो जाएगा, तो वो 37 हो जाएगा। और नॉर्मली वो बता रहा है कि और हाउ एवर सच लार्ज कोर शेल ग्रेडियंट्स आर रेयर, ये सारे जो चेंजेस हैं 20 सेल्सियस वाले ये रेयरली होते हैं। वो जो लोग जो ग्लाइडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कि उनके लिए बात, आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि द आइडियल डिफरेंस बिटवीन कोर टेम्परेचर स्किन इज ऑलमोस्ट 4 सेल्सियस। तो ये जो मतलब एक रेयर केस की बात की है ना, कि 100 में से एक या दो लोगों के साथ होता है, वो 20 सेल्सियस था। आपके और मेरे जो कोर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 4 सेल्सियस होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 45 से लेके, और जो यहाँ पर रेंज उन्होंने बताई है कितनी बताई थी यहाँ पर ऊपर, 34 सेल्सियस। तो 34 सेल्सियस से लेके 45 के दरमियान वाली जो रेंज है ये कुछ नॉर्मल ही है, क्योंकि जब तक आप 37 से 34 से नीचे नहीं जाएंगे तब तक आपको एरिदमिया नहीं होगा, और जब तक 45 से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक जो वो आपका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये जो रेंज है ये इतनी बड़ी रेंज है, तो उसके अंदर ये कह रहा है कि आपकी बॉडी के अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में है, जैसे नॉर्मल से सर्दियाँ हैं ज़्यादा, कोई जैसे आप एसी में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसी में बैठे हैं तो आपका अंदर का टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना बाहर का होता है ना। हम एसी को 16 पे करके बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे को अगर टच करें तो आपको जो ठंडा बॉडी जो है महसूस होगी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली जो है वो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 ही है तो उसका सिर्फ 4 माइनस हो जाएगा, और आपका टेम्परेचर बाहर से आपकी स्किन का 33 जो है वो आपको फील हो रहा होगा, एंड दैट्स इट। और उस टाइम पे ये वाले जो है वो काम नहीं हो रहे होते जो हम यहाँ पे पढ़े थे ना, कि आपका जो एरिदमिया वगैरह या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि स्किन का टेम्परेचर अभी इन्होंने डिफरेंस बताया, एक बताया भी हमने स्किन की बात की है, और इसने कहा है कि डिफरेंट एरियाज होते हैं। तो ये पहला था स्किन का एक टेम्परेचर, यानी आपकी स्किन का होता है जो कि आपकी कोर टेम्परेचर से डिफर करता है। दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे क्या 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 है, दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टल टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर होता है आपका रेक्टल टेम्परेचर। अब ये जो रेक्टल टेम्परेचर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द लेबॉर्ट्री सेटिंग अ कॉमन सेट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज द रेक्टम। लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो कॉमन कोर टेम्परेचर समझ रहे हैं आप, नॉर्मली कोर जो आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको लेने के लिए हमें जो है वो रेक्टम के पास का जो एरिया है वो बेस्ट है। लेकिन ये रेक्टल टेम्परेचर जो है वो इट इज़ नॉट द सेम एज द टेम्परेचर इन द ब्रेन। लेकिन ये रेक्टल टेम्परेचर भी है जो आपका टेम्परेचर आपके ब्रेन में है ना उससे मैच करता हुआ नहीं होता। यानी आपके ब्रेन का टेम्परेचर कुछ और होता है, जो उसकी जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी सिस्टम्स को फंक्शंस को सर अंजाम देता है, वो टेम्परेचर कुछ और होता है और आपका कोर टेम्परेचर कुछ और होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप रेक्टल टेम्परेचर भी लेते हैं ना, कि बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको पता चल जाए, तो भी आपको जो ब्रेन का टेम्परेचर है फिर वो पता नहीं चलेगा। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि आपकी स्किन का टेम्परेचर अलग होता है, आपके रेक्टम का जो टेम्परेचर है, रेक्टम के जो एरिया का टेम्परेचर वो अलग होता है, जो आपका ब्रेन का टेम्परेचर है वो अलग होता है। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका चेहरा हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जो आपके हाथ पाँव होते हैं वो ठंडे होते हैं। ये इस डिफरेंट एरियाज़ के जो है वो चेंजेस को ये जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, बताना चाह रहे हैं। तो यानी हमने रेक्टल टेम्परेचर की बात के लिए हम बात करते हैं कि ब्रेन की। अब ब्रेन का टेम्परेचर लेने के लिए दिमाग के अंदर तो कोई ऐसी कोई चीज़ डालेंगे नहीं कि हमें जो टेम्परेचर पता चल जाए। तो उसके लिए जो ये आइडियल जगह बता रहा है वो बता रहा है कि मेजरिंग टेम्परेचर नियर द ईयर डम इज़ अ गुड एस्टिमेट फॉर एक्चुअल ब्रेन टेम्परेचर, जिसको हम टेम्पेरिक टेम्परेचर भी बोलते हैं। यानी एयर ड्रम के पास से अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं तो हमारे लिए जो है वो कोर टेम्परेचर निकालना ऑफ द ब्रेन आसान हो जाएगा। एक जगह हमने बात कर ली स्किन की, एक रेक्टल एरिया की, तीसरी हमने टेम्पेनिक एरिया की बात कर ली। अब आगे वाली बात है ईसोफेजियल टेम्परेचर। ये भी लेबॉर्ट्रीज़ में ही इस टेम्परेचर को जो है वो लिया जा रहा होता है और वहाँ पर इस टेम्परेचर को चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बात बता रहा है कि इंडीड इट वुड बी डिफिकल्ट टू अप्लाई दीज टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक्स इन एथलीट ड्यूरिंग एन अमेरिकन फुटबॉल और सॉकर प्रैक्टिस सेशन। अब यहाँ अमेरिकन अमेरिकन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुक उन्होंने लिखी है तो वो अपनी ही एग्जाम्पल देंगे। तो ये कह रहे हैं कि फिर भी हमें इतने सारे जो है वो तरीक़ेकार पता है टेम्परेचर को लेने के, मेजर करने के, फिर भी अगर हम किसी अमेरिकन फुटबॉल या सॉकर प्रैक्टिस सेशन में किसी एथलीट का टेम्परेचर लेना चाहे तब भी हम जो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं ले सकेंगे। अभी आगे कह रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि दिस इज एडजस्टेबल टेम्परेचर सेंसर्स यूज लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। ओके,
फर्दर न्यूमरस अदर कमर्शियली अवेलेबल डिवाइसेज एग्जिस्ट इन द मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये तो हमें पता है कि मैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो इतने सारे कोर टेम्परेचर यहाँ वहाँ से लेना है, ऑब्वियसली उसके लिए सेम डिवाइस तो यूज़ होगी नहीं, ठीक है। और अगर जहाँ पे हो भी जाएगी तो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर हमारे पास एक अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्ट जो है वो एक कुछ ऐसी डिवाइस जो होती है हमारे पास होती है, जिससे हम जो टेम्परेचर ड्यूरिंग द फील्ड में मेजर कर लेते हैं। और वो जो चीज़ है जो क्या कहते हैं उसको, डिवाइस है, वो इस तरह की नहीं है जिस तरह हम नॉर्मल आपका और मेरा बुखार में टेम्परेचर यूज़ करने के लिए कर रहे थे, दिखती वैसी है बट इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास उस टाइम पे फील्ड में जो है वो एक आध ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम तकरीबन तकरीबन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर बंदे का ले पाते हैं। अभी कह रहे हैं कि इन लेबॉर्ट्री द मेजरमेंट ऑफ स्किन टेम्परेचर प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन डीप बॉडी। अब जैसा कि हमने बोला है कि अगर हमारी बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना है, तो बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में, यानी डीप डाउन जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस और स्किन का जो डिफरेंस है उसको हमें पता है कि भाई इतना ग्रेडियंट डिफरेंस आता है। तो अगर मुझे किसी तरीके से एक अपने किसी खिलाड़ी का जो वो टेम्परेचर लेना है, तो मैं स्किन का टेम्परेचर ले लूँगी और उसमें से जो उसका ग्रेडियंट है उसको माइनस कर दूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो इतना है। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके का तरीक़ेकार बता रहे हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि अगर अगर हमें पूरा मीन टेम्परेचर निकालना हो, तो फॉर एग्जांपल मीन स्किन टेम्परेचर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो हमें स्किन का अगर मीन टेम्परेचर निकालना हो तो उसके लिए हम फॉरहेड का, चेस्ट का, फोरआर्म का, थाई का, काफ का, एब्डोमेन और बैक का टेम्परेचर लेके प्लस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास स्किन का मीन टेम्परेचर आ जाएगा। अब आप सोचोगे टेम्परेचर की परेशानी क्यों है, देखिए इससे हमें पता चलेगा कि अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया है और वो खिलाड़ी स्टिल खेल रहा है, तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। तो हमने उसको किस टाइम पे रोकना है और ये देखना है कि कितने कितने देर तक खेलने के बाद इसका टेम्परेचर इस हद तक पहुंचता है कि इसके लिए ख़तरनाक हो जाता है। वो फिल्म में बताते हैं ना कि अगर तुमने ये फ़ाइट खेली तो इस फाइट के बाद हाँ गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा बचोगे या नहीं बचोगे, वो टाइप जो फिल्म में बातें होती हैं वो इन सब चीज़ों पे हो रही होती हैं कि उनको पता होता है कि भाई किसकी बॉडी के अडेप्टेशन का लेवल कितना है और कितना बॉडी टेम्परेचर रेज करने के बाद या गिर जाने के बाद जो है वो ये बंदा, इस बंदे के लिए खेलना जो है वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ हीट लॉस प्रोडक्शन, कि भाई हीट लॉस और प्रोडक्शन किस तरीके से होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन के प्री ऑप्टिक एंटीरियर हिपोथैलेमस में है, जिसको हम पोहा बोलते हैं। द प्री ऑप्टिक एंटीरियर हिपोथैलेमस क्या करता है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो है उसको कंट्रोल करता है, लाइक अ थर्मोस्टेट की तरह। वो इनिशिएट कर देता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, इससे पता चलता हमें। अभी टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ कंट्रोल बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस प्रोसेसेस। तो ये जो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन है ये भी जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो कंट्रोल होता है। हीट प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, ये दो तरीके से होती है, सॉरी। बॉडी प्रोड्यूस इंटरनल हीट ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। आपकी जो बॉडी है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू इंटरनल हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया आपका जो है वो वॉलंट्री। और जो आपका एक्सरसाइज के थ्रू जो जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करे तो वो इनवॉलंट्री। और जो आप एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो हीट प्रोडक्शन करवाते हैं बॉडी को ताकि आप कैलोरीज यूज़ कर सकें या गेम खेल सकें या जो भी, उसको हम कहते हैं कि वो इनवॉलंट्री है। वो वॉलंट्री है जो हम खुद करवाते हैं, और जो आपकी बॉडी खुद रिलीज़ करती है उसको इनवॉलंट्री कहते हैं, सॉरी। तो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज हीट प्रोडक्शन इज ज़्यादा, इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान जो हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। However, heat production can be classified as voluntary exercise और involuntary shivering और biochemical heat production। अब जो शिवरिंग वाला प्रोसेस है इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये हीट प्रोडक्शन दो तरीके से होती है कि वॉलंट्री, यानी मैंने एक्सरसाइज करके अपना बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ा लिया कि उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज प्रोड्यूस करनी पड़ी। ठीक है, और दूसरा ये कि इनवॉलंट्री, यानी मुझे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए बॉडी ने हीट प्रोड्यूस की, ताकि हीट प्रोड्यूस हो, बॉडी जो है वो बॉडी का जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, सॉरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया और जो वो हीट बिल्कुल भी नहीं जनरेट हुई बॉडी के अंदर। तो फिर बॉडी क्या करती है कि शिवरिंग का जो प्रोसीजर वो स्टार्ट करती है। हम सर्दियों में शिवर करना शुरू कर देते हैं, ठिठुरना शुरू कर देते हैं, ताकि जब बॉडी शिवर करे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाए। और जिस तरह कुछ कुछ जो बुखार होते हैं ना, सर्दी का बुखार, उसमें हमें शिवरिंग हो रही होती है, हम काँप रहे होते हैं, तो वो बॉडी जो है वो अपना होमोस्टेट ब्लड जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्टिविटी खुद ब खुद इनिशिएट करवाती है, ताकि जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। तो वो क्या करती है, खुद ब खुद बॉडी को शिवरिंग पे लगा देती है। तो बॉडी जितना वो मूव करती है उतनी ज़्यादा उसमें से हीट निकलती है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और ये का जो बिल्कुल सेम चीज़ जो है बुखार में होती है कि अगर जब आप देखते हैं कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो हम सर पे जो है पट्टियाँ रख रहे होते हैं, जो नॉन शिवरिंग वाला बुखार होता है तो उसमें हम पट्टियाँ रख रहे होते हैं।
उसमें क्या होता है कि थर्मोजेनेसिस होता है, इसको डिटेल से हम आगे पढ़ते हैं। तो बॉडी प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अब यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज द बॉडी टेम्परेचर इज at most 20 to 30% efficient, the 70 to 80% of the energy expended during exercise appears as heat। अब आपकी बॉडी की जो जितनी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी उसमें 20 to 30% जो एफिशिएंट होती है, 70 से 80% जितनी भी आपकी एनर्जी है वो आपकी बॉडी को ही बॉडी में से हीट के तौर पे जो है निकल कर खत्म हो जाती है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइजेज। दिस कैन रिजल्ट इन अ लार्ज हीट लोड। और जो इंटेंसिव एक्सरसाइज होती हैं उनमें जो है बहुत बड़ा हीट लोड जो है लेकर आती हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से सीरियस हीट लॉस होती है, जिसकी वजह से आपके मसल में फटीग पैदा हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ की एग्जांपल दे रहा है कि ये थी सारी वॉलंटरी हीट प्रोडक्शन, जिसमें हमने एक्सरसाइज करके हीट जो है वो बॉडी की बढ़ा ली। अभी इनवॉलंटरी की बात करें कि इनवॉलंटरी हीट प्रोडक्शन में क्या होता है कि बाय शिवरिंग इज द प्राइमरी मीन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब भाई एक वॉलंटरी तो हमें समझ में आ रहा है कि मैं जो है वो धूप में गई थी, तो धूप में जाने की वजह से मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। वो वॉलंटरी इसलिए कि मैं चाहती तो मैं ना जाती, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की, मैं बढ़ गया। अब जो इनवॉलंटरी बढ़ता है वो खुद ही बढ़ता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो बॉडी खुद बढ़ा रही होती है, क्योंकि उसको कुछ जो वो इस तरीके के सिग्नल्स जो वो मिल रहे होते हैं। अब वो क्या है, वो ये बता रहे हैं कि बाय मीन्स ऑफ शिवरिंग ऑफ इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग एक्सपोजर टू कोल्ड। जब हमें सर्दी लग जाती है तो सर्दी के इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए बॉडी खुद हीट प्रोड्यूस करवाती है, उसके लिए वो हमारी बॉडी में शिवरिंग का इफेक्ट डाल देती है, जिसकी वजह से हम शिवर करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। तो इन एडिशन रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड इज ऑल्सो इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट। और इसके एडिशन में उसके साथ साथ हमारी बॉडी थायरॉइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन भी रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इन शॉर्ट जो इंक्रीज़ है आपके अंदर हीट प्रोडक्शन का, ये कंबाइंड रीजन से होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ थायरॉक्सिन से भी होता है, जिससे हम कहते हैं कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के भाई एक अगर वो शिवरिंग नहीं करवा सकती बॉडी या नहीं करवा रही, तो उसका दूसरा ये है कि वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करवा दे, बॉडी से थायरॉक्सिन और कैटेकोलामाइंस को रिलीज़ करवा के। अब हीट लॉस क्या होता है कि हमारी बॉडी से जब हीट निकलती है तो डिफरेंट तरीक़ों से निकलती है, जिनमें जो दो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके हैं वो तो एक तो है एवेपरेशन और दूसरा है कन्वेक्शन, ठीक है। जो चार तरीके हैं और एक है रेडिएशन, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और चौथा है आपके पास एवेपरेशन। तो ये जो तरीके हैं हीट लॉस वगैरह के, ये क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है और किस तरीके से नहीं। अब यहाँ पे पहला जो उन्होंने बताया है कंडक्शन, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन इज़ द हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव। जब आपकी बॉडी से हीट लॉस रेडिएशन की फॉर्म में होता है तो उस टाइम पे उसको कोई पाथवे नहीं चाहिए, यानी उसको कोई दूसरी बॉडी से कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो रेडिएशन के फॉर्म में ही हीट लॉस कर देती है। और ये वो फॉर्म है जिससे सबसे कम जो है वो हीट लॉस होती है, लेकिन होती ज़रूर है। दिस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ अनदर, यानी इस पर किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट टच नहीं होता, इसमें हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस विद नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होता, ठीक है। रेडिएशन में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। कंडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो इज द हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू द मॉलिक्यूल ऑफ कूलर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट्स जनरल सरफेस। इसमें एग्जांपल भी दी हुई है कि भाई इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे हमें लॉ पाता है कि जो टेम्परेचर है या लिक्विड है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। तो अगर आप जो है वो किसी ठंडी जगह पर किसी ठंडी बेंच पर सर्दी में बैठ जाएं तो और वहाँ से बैठ कर 2 मिनट बाद उठें, तो अगर उस जगह को आप टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा आपके बैठने की वजह से। तो कंडक्शन है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है टेम्परेचर का ट्रांसफर होना है, पर इसमें जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जो है कॉन्टैक्ट में होते हैं। कन्वेक्शन क्या होती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ हीट लॉस ट्रांसमिटेड टू आइदर एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के यहाँ पे स्विमिंग इन कूल वाटर टेम्परेचर लेस देन स्किन टेम्परेचर ऑल्सो रिजल्ट इन कन्वेक्टिव हीट लॉस। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर था वो ज़्यादा है, लेकिन आप ज़्यादा ठंडे पानी में आपने स्विमिंग कर ली, तो उससे जो है वो आपकी बॉडी से हीट लॉस हो गई, और जो पानी का टेम्परेचर था उसकी वजह से। और इन द सेम वे अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था और अगर आप गर्म पानी से नहा लिए तो आपकी बॉडी ने हीट जो है वो उसको जो है वो अडेप्ट कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये वो वाली बात कर रहा है कि इसमें कन्वेक्शन में क्या होता है कि इन कन्वेक्टिव हीट लॉस में एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स आर वार्म्ड एंड मूव अवे फ्रॉम द सोर्स
ऑफ द हीट एंड आर रिप्लेस बाय द कूलर मॉलिक्यूल्स। इसमें जो हीट लॉस है वो थ्रू एयर और वाटर होती है, जिससे एयर और वाटर दोनों गर्म होकर जो है वो बॉडी से दूर चले जाते हैं, जिस सोर्स से वो हीट अप हुए वो होते हैं। ठीक, जिस तरह यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन इज द फैन मूविंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कूल एयर पास द स्किन। यहाँ पे इन्होंने इसकी पंखे की एग्जाम्पल दी है। अब एवेपरेशन जो सबको पता है, जो बहुत आसान सा तरीका है कि हीट लॉस एवेपरेशन के थ्रू किस तरीके से होता है कि एवेपरेशन अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ हीट लॉस एट रेस्ट। रेस्ट में भी आपके पास, रेस्ट एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, रेस्ट की कंडीशन में भी सबसे ज़्यादा हीट लॉस आपके पास एवेपरेशन की फॉर्म में होता है। वही जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस टाइम पे जो आपके एवेपरेशन करवाकर आपके बॉडी के टेम्परेचर मतलब हीट, जब हीट पैदा हो जाती है। यहाँ पे एक थोड़ी सी एग्जांपल इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज evaporation is the most important means of heat loss during exercise. In evaporation, heat is transferred from the body to water on the surface of the skin. एवेपरेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में से जो स्वेटिंग की फॉर्म में जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर आ जाता है और वहाँ से बाहर आकर स्किन पर और स्किन से बाहर आकर एनवायरनमेंट में घूमने लग जाता है या एनवायरनमेंट में चला जाता है। व्हेन दिस वाटर गेन सफिशिएंट हीट, जब ये जो आपकी पानी है, जो स्वेट है वो जब सफिशिएंट हीट गेन कर लेता है तो वो क्या करता है कि हवा में इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है वो एवेपरेट होने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द जिम्स में क्या होता है कि जब आप जिम में एंटर होते हैं तो आपको वहाँ की एयर ह्यूमिड लग रही होती है, गीला गीला चिपचिपा चिपचिपा महसूस हो रहा होता है। तो ये वही स्वेट होता है, पसीना होता है जो सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से वो जो है वो पसीना, जो स्वेट है आपका, वो हवा में जो है वो गैस बन के जो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवेपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। एवेपरेशन स्किन के जो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एम्बियंट कंडीशन, एयर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, यानी इसको आगे हम पढ़ेंगे लेकिन मैं इसको अभी बता दूँगी तो आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपके पास हवा में ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर एक तो गर्म है लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं है, तो भी आपका पसीना सूख जाएगा। लेकिन जैसे कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं शदीद गर्मियों में, शदीद गर्मी, जितनी तेज़ गर्मी होती है कपड़े उतनी जल्दी सूखते हैं। लेकिन अगर गर्मी भी हो और हवा में नमी भी हो तो कपड़े नहीं सूखते। इसी तरीके से इस कंडीशन में हमारी बॉडी में पसीना आता है लेकिन सूखता नहीं और चिपचिप होती रहती है। ठीक है, तो ये नहीं जो हमारा एवेपरेशन है वो ऐसी कंडीशन में भी नहीं होगी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवेपरेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी। द कन्वेक्टिव करंट्स अराउंड द बॉडी, जितने कन्वेक्टिव करंट्स होंगे अराउंड द बॉडी, इस पर भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ द स्किन सरफेस एक्सपोज, और जितनी हमारी स्किन एक्सपोज है, अगर सिर्फ फॉरहेड एक्सपोज है तो सिर्फ वहाँ पे होगी, अगर ज़्यादा बॉडी पार्ट एक्सपोज है। बाज़ लोग एक्सरसाइज करते हैं वो टी शर्ट भी उतार देते हैं, सिर्फ जो है वो जीन्स पहन के या जो भी ट्राउज़र पहन के एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो इस चीज़ पे जो है बात करना चाह रहा है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है एक, हाँ, फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं भाई, कि हमें बताया जाता है, इस तरफ से थोड़ा पढ़ लेती हूँ पहले मैं, कि हमारी बॉडी का, द बॉडी लूजेज 0.58 कैलोरीज ऑफ हीट फॉर ईच ml ऑफ वाटर दैट एवेपरेट्स। 0.58 कैलोरी लगती है 1 ml पानी को बॉडी से एवेपरेट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में आपको 1 लीटर पसीना आया है तो 1 लीटर में 1000 ml जो है वो पानी होता है, 1000 ml लिक्विड होता है। तो हमें 0.58 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी कैलोरीज रिलीज़ हुई हैं। यानी 1 ml के लिए 0.5 कैलोरीज रिलीज़ हो रही थी, तो 1000 ml यानी 1 लीटर के लिए हमारे पास 580 कैलोरीज हैं। तो हमें अगर किसी कैलोरीज होंगी, कैलकुलेशन बताई है कि द कैलकुलेशन ऑफ हीट लॉस वाया एवेपरेशन किस तरीके से होती है कि हमें पता है कि एवेपरेशन 1000 ml ऑफ स्वेट के लिए 5 मतलब 1000 ml स्वेट को एवेपरेट करने के लिए 580 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अभी एक फॉर्मूला 20%, तो कितनी वेपरेशन के टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था हमारे पास, उसने एक्सरसाइज कितना की है 20 मिनट, उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से 10 कैलोरीज से। अब अगर उसने 1 मिनट के अंदर 10 कैलोरीज खर्च की हैं और हमें वो बता रहा है कि उसने 20 मिनट तक एक्सरसाइज की है
है तो 20 अब क्योंकि वो 20% एफिशिएंट था तो जो 20% निकालना है 200 कैलोरीज का, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा यहाँ पे एफिशिएंसी 20% या देन 80% और 0.8 ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिलीज एज हीट। तो इन्होंने 20% अगर एफिशिएंसी 20% है तो 80% और 0.8% जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा बॉडी। अभी कोई हीट वगैरह में एक्टिव है भी नहीं तो टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, 20% एफिशिएंसी हमने निकाल दी किस में से 200 में से, तो कितना बचा, तो बचा 80। लीटर 2.0 लीटर बताया है। जो के काल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको है 550 किलो कैलोरी। उसको मैं occurs primarily due to मॉडरेट इन्वायरमेंट में, ज़्यादा ह्यूमिड भी ना हो और ज़्यादा ड्राई भी ना हो, इन्वायरमेंट में एवेपोरेशन के थ्रू ही मेंटेनेंस होती है। और ये इस पिक्चर में सारा कुछ उन्होंने बता दिया है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर किन किन चीज़ों की वजह से बढ़ता है, स्किन ब्लड कन्वेक्शन की वजह से, एवेपोरेशन होती है, ये भी एक तरीका है, रेडिएशन की वजह से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वजह से जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। अभी यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर हमें बॉडी टेम्परेचर निकालना हो कि बॉडी टेम्परेचर बॉडी में करना है कि को टेम्परेचर लेना है एक्सरसाइज और हमें यानी एक्सरसाइज करते करते बॉडी टेम्परेचर 100 पे पहुंच गया था। उसने हीट लॉस कितनी की है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसने भाई कितना पसीना खून पसीना अपना बहा है, उसको माइनस कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस को माइनस कर देंगे, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है तो आपके पास जो है वो हीट प्रोडक्शन आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट वो होती है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं और ये डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हीट टेम्परेचर कितना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है 70 kg की, तो मुझे पता है कि 1 सेल्सियस को बढ़ाने के लिए 58.1 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो मैं इन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर किसी बंदे को इतनी जो है वो द हीट रिक्वायर्स टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस विल बी 58.1 किलो कैलोरीज। तो उन्होंने ब्रैकेट में एग्जांपल दी है कि 0.83 किलो कैलोरीज मल्टीप्लाई बाय 70 कैलोरीज इज इक्वल टू 58.1 कैलोरी। इन्होंने किस तरीके से निकाला, इन्होंने इस तरीके से निकाला कि यहाँ पर इन्होंने पीछे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे गया,
जी, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है द टर्म स्पेसिफिक हीट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इज 1 kg, द बॉडी टेम्परेचर टिश्यू इज 1 सेल्सियस। तो आपकी बॉडी के 1 kg वजन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको 1 सेल्सियस चाहिए होता है। 1 kg बढ़ाने के लिए 1 सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट फॉर ह्यूमन बॉडी इज 0.83 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी। पर ह्यूमन बॉडीज़ में 0.83 किलो कैलोरीज चाहिए पर किलोग्राम बढ़ाने के लिए। तो जब मैंने यहाँ पे 70 किलोग्राम लिखा तो मैं 0.83 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ, जितना भी वेट है 68 या 70 या 80 उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि इस पूरे 70 किलो वजन को बढ़ाने के लिए मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी। इतनी सी बात थी। अब आगे क्या चीज़ है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हमने शुरू में चीज़ पढ़ी थी कि वो जो पोहा हमने पढ़ा था कि प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किस तरीके से, ये जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे ये एक हीट लॉस का लिखा हुआ है और एक जो है वो हीट लोड का लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सेज टू कोल्ड। अब जब आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोल्ड टेम्परेचर थर्मल रिसेप्टर्स लगे हैं बॉडी के अंदर। जब हीट लोड बढ़ता है आपकी स्किन से, जो आपकी स्किन के अंदर जो है वो कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो आपके प्री ऑप्टिक इंटीरियर हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि भाई बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। एक कोर टेम्परेचर बढ़ाता है, अगर कोर टेम्परेचर भी बताता है और आपका स्किन का टेम्परेचर बताता है। यानी हीट लोड अगर आपके थर्मल टेम्परेचर को डिस्टर्ब करे या आपके स्किन डिस्टर्ब करे तो आपका जो प्री ऑप्टिक इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट जो है विजुअलाइजेशन करा है वो, ताकि पसीना निकले और जो है वो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाए। ठीक हो गया। जब आप इसी तरीके से जब आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जब ठंड होती है तो आपकी बॉडी के जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं कम हो जाता है, तो आपका या तो वो शिवरिंग करवा देगा कि हीट प्रोड्यूस हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगी, पसीना निकले, वरना बॉडी मजीद ठंडी हो जाएगी और ये कैटेकोलामाइन और थायरॉक्सिन रिलीज होता है ताकि बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ओके, शिफ्ट टू हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट फीवर ड्यू टू फीवर। तो यहाँ पे ही बात हमने जो इस पिक्चर से पढ़ ली, फिर भी इस शिफ्ट का जो मतलब है मैं बता देती हूँ कि हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट सेट पॉइंट आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट पॉइंट है, जो हमने पढ़ा था ईयरडम के पास से हम ब्रेन का जो टेम्परेचर लेते हैं। जब ब्रेन के पास जो एक टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है और एक टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है, जब वो टेम्परेचर किसी भी रीज़न से, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से या किसी डिसऑर्डर की वजह से टेम्परेचर में जब शिफ्टिंग आती है, जब वो चेंज होता है, तब जो नॉर्मल रेंज है उसकी उससे निकल जाता है, तब आपकी बॉडी का ये जो मैकेनिज्म है ना ये एक्टिवेट हो जाता है, ये फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, वो जो चीज़ें वो जो टॉक्सिन्स जो इस चीज़ को, वो बैक्टीरियाज के वो टॉक्सिन्स जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो ये सारी हरकतें करता है, यानी द सब्सटेंसेज दैट कॉज दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पायरोजीन्स। तो वो सब्सटेंसेज जो ये हरकतें करवाते हैं उनको हम जो पायरोजीन्स कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑल द मैकेनिज्म्स फॉर रेजिंग द बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड इनटू प्ले कहा जाता है इनको। ठीक है, अब यहाँ पे समरी को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो दोबारा से जो है सारा मसला हमें रिपीट हो जाएगा कि बॉडी इज द बॉडी स्टेट इज लोकेटेड इन द प्रियोप्टिक हाइपोथैलेमस, जो आपका है है जो बढ़ता है उसको उल्टा हो जाता है तो फिर वो उसके लिए करता है, कोल्ड हो जाता है तो फिर कोल्ड के लिए भी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस को जो है प्रोड्यूस करता है। थर्मल इवेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन से थर्मल इवेंट्स हो रहे होते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो एक बेसिक चीज़ इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि during constant exercise, during constant intensity exercise, the core temperature increase is directly related to the exercise intensity. Simple. ड्यूरिंग जब हम कॉन्स्टेंटली जो है वो इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी 20-30 मिनट के वार्म अप के बाद 2.5-3 घंटे से हम जब वो इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कोर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि अगर भले वो एम्बियंट टेम्परेचर है या नहीं है, या ह्यूमिडिटी है या नहीं है, इन सब चीज़ों के अलावा भी बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो फिर आपको
जो हमने पीछे पढ़ा था कि वो आपका जो एरिथीमिया वगैरह जो है वो कॉज करवा सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके मसल फटीग हो सकती है, या इससे बड़ा कि हमने पढ़ा था कि आपकी जो है मौत भी वाक़या हो सकती है। The concept is mechanism during constant intensity exercise at the same relative humidity but in different environment temperature. Environment temperature यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ें देखें कि changes in metabolic energy production, evaporative heat loss, convective heat loss and radiative heat loss during 25 minutes of sub maximal exercise in cool environment. जब आप एक cool environment में, cool environment है, ज़्यादा temperature high नहीं है, low नहीं है, humidity नहीं है, ड्राइनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कूल एनवायरनमेंट में नॉर्मल फॉर एग्जांपल समझ लें शायद एसी चल रहा होगा जिम में, तो वहाँ पर जब एक बंदे ने एक्सरसाइज की 25 मिनट तक और उसने सब मैक्सिमल एक्सरसाइज की, यानी नॉर्मल आपके में जैसे वार्म अप वाले ने की, सब मैक्सिमल एक्सरसाइज की, यानी अगर वो वेट उठा रहा था तो उसका वेट उठाते हुए लिफ्ट करते हुए डेड लिफ्ट, तो भी उसकी बॉडी के टेम्परेचर जो वो हीट जो लॉस हुई है वो रेडिएशन में कम हुई है, कन्वेक्शन में भी कम हुई है, रेडिएशन में भी कम हुई है, रेडिएशन में तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ज़्यादा हो गई, और सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन में हुई जो उसके मसल्स ने जो हीट प्रोड्यूस की एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, एक्सरसाइज हमने लोअर लेवल पढ़ा था, जब हम अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करते हैं जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम लोअर लेवल एक्सरसाइजेस करते हैं प्रेशर है उस पर जब इतना प्रेशर, हाँ ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है उस पर सेम गोज फॉर द टेम्परेचर। अब आगे ये एक चीज़ है हीट इंडेक्स मेजर। हीट इंडेक्स मेजर अब ये क्या होती है कि इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड। इसकी मेन चीज़ कहाँ थी बुक पे, तो मैंने टिक किया हुआ इंडेक्स यानी कि हीट लॉस, जैसे कि हमें पता है पहले जो है वो हीट को बाहर नहीं निकाल सकेगी और हम कर लेगी, जिसकी वजह से वो गेन की वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट नुकसान तो 37 से ज़्यादा बिल्कुल भी बढ़ा जाता है, तो ये जो पता चलता है किसी को बुखार में पता ही नहीं चलता, हाँ वो कह पता नहीं क्या, मेरी तबीयत ख़राब हो, हाथ भी गर्म हो रहा होता है जब बुखार हो रहा है, इस चीज़ की बात है, मतलब जितना टेम्परेचर आपको फील हो रहा है उसको हम कहते हैं कि भाई ये हीट इंडेक्स है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज इन हॉट एनवायरनमेंट, जब ठीक है हॉट कंबाइन इफेक्ट ऑफ फ्लूइड लॉस आपको स्वेटिंग आती ज़्यादा, बाहर ह्यूमिडिटी, तो आपकी बॉडी जगह अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, आप स्वेटिंग कर ही नहीं सके और सारा ही
है फर्दर जो इधर लिखा हुआ है कि भाई एक अमेरिकन फुटबॉल है, उसका जो उसने जो है पूरी अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पहनी हुई है, गर्मी का माहौल है, ह्यूमिडिटी भी, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, और वो जो प्रैक्टिस कर रहा है और उसने जो वो बहुत ज़्यादा बॉडी जो स्वेट है वो प्रोड्यूस किया, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 5 लीटर जो उसने स्वेट प्रोड्यूस किया है, और उसका वज़न जो है वो 180 से 240 पाउंड के दरमियान है। 4 से 5 लीटर स्वेट वो पर आवर जो है वो अपनी प्रैक्टिस के ड्यूरिंग जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो अब इसे क्या कहते हैं कि इस पे ड्यूरिंग प्री सीजन प्रैक्टिस सेशंस वेयर फुटबॉल एथलीट्स आर प्रैक्टिसिंग ट्वाइस अ डे, डेली स्वेट लॉस रेंज फ्रॉम 9 to 12 liters of water, and failure to replace of this loss of fluid on a daily basis will result in progressive dehydration and increase in risk of heat energy। अब क्योंकि अगर ये एथलीट्स ना होते और आपके मेरे जैसे बंदे होते तो 2 से 3 लीटर पे डिहाइड्रेशन भी हो जाती और हम गिर भी चुके होते और हमने 2-3 हफ्ते तक बेड से उठना नहीं था। लेकिन ये क्योंकि उन्होंने बताया है कि वो एक ट्रेंड एथलीट है, उसका रोज़ का ही इतना पसीना जो है वो निकल रहा है बॉडी में से, और वो इतनी हैवी हैवी जो है वो यूनिफॉर्म भी पहना हुआ होता है, तो और उसका जो वज़न है वो इतना है। वज़न बताने का मकसद ये जो हमने पीछे पढ़ा था कि कितनी हीट को बॉडी टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए कितनी कैलोरीज यूज़ होती है, ये बताना इनका मकसद था। तो इससे उसने क्या बताया कि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो कि उसकी बॉडी में स्वेट यानी स्वेट ग्लैंड्स भी नुकसान दे सकते हैं, यानी बॉडी टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ रहा है तो हद से ज़्यादा को बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हद से ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस होंगे, और हद से ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स की प्रोडक्शन भी नुकसानदेह है कि आपकी बॉडी का मेजर जो फ्लूइड था वो सारा निकल चुका है, और अगर उसको कवर नहीं किया गया डिहाइड्रेशन को जल्द अज जल्द, तो उसके साथ जो है वो हीट इंजरी की जो है वो चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, विच कैन सीरियसली लीड टू दैट। और हमने काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी हैं कि विनर जो है वो जीतने के बाद भी जो है वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो कब से भाग रहे होते हैं और जब आखिरकार जब वो मंजिल वो अपनी क्रॉस कर लेते हैं तो हीट इंजरी की वजह से जब उनकी डेथ हो जाती है। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इज इम्पेयर्ड इन हॉट इन्वायरमेंट। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस हीट एनवायरनमेंट में इम्पेयर्ड हो ही इसलिए जाती है कि बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से बॉडी अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करने के बजाय उल्टा मज़ीद बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से जो आपका कार्डियो जिसमें जो आपका एक्सेलरेटेड मसल फिटिंग हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिस्फंक्शन हो जाता है, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी भी डिस्फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसको हमने एक पिक्चर मैंने देखी थी। ठीक है, हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट देखो यहाँ पे ना दो, एक सी ग्रीन और एक ब्लू कलर का बना हुआ है। तो स्वेट रेट आपका कूल एनवायरनमेंट में कितना है, जबकि आपकी हीट प्रोडक्शन वही है नॉर्मल, जो आप एक्सरसाइज करते हैं वही एक्सट्रीम एक्सरसाइज करें, लेकिन क्योंकि कूल एनवायरनमेंट तो आपका स्वेट रेट कितना है, और वहीं हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो आपका स्वेट प्रोडक्शन कितना है, वो वाली बात जो है यहाँ पर। और दूसरा एक्सरसाइज टाइम यह बता रहा है कि 15 मिनट की एक्सरसाइज में आपका कोर टेम्परेचर जो है वो कूल एनवायरनमेंट में कितना बढ़ा और हॉट इन्वायरमेंट में कितना बढ़ा, और 30 मिनट्स में आपका बॉडी टेम्परेचर 45 मिनट्स में आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 की रेंज में था, यानी 38 से भी अबव नहीं गया था, 36, 37, 38 की रेंज में था। और जबकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में आपका बॉडी टेम्परेचर 30 यानी अराउंड 39 जो है वो पहुंच चुका था। तो ये डिफरेंस इन कोर टेम्परेचर एंड स्वेट रेट ड्यूरिंग 45 मिनट्स ऑफ मैक्सिमम एक्सरसाइजेज इन अ ह्यूमिड environment versus in a cool environment is shown clearly in this picture, जिसको हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी हम एक्सीलरेटेड मसल फैटिग पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आप हॉट एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं तो 3 बेसिक चेंजेस जो है आपके मसल्स में हो रहे होते हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म जो आपके मसल फैटिग को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो पहली चीज़ क्या होती है कि आपके मसल के अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो गए बॉडी के अंदर, तो इससे आपके मसल्स को जो है वो जो उसकी एनर्जी थी ना वो पूरी नहीं मिल सकेगी, यानी मसल ग्लाइकोजन जो है वो डिप्लेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी जो प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में आपकी जो मसल फेडिग होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज इन हॉट एनवायरनमेंट इंक्रीजेज मसल लैक्टेट प्रोडक्शन। जब आपकी बॉडी आप हॉट एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी मसल के अंदर लैक्टेट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लैक्टेट प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी का जो मसल का जो पीएच है वो गिर जाता है। मसल का पीएच गिरने की वजह से आपकी बॉडी जो वो फ्री रेडिकल्स रिलीज करना शुरू कर देती है। वो फ्री रेडिकल जाके आपकी फ्री रेडिकल जाकर आपके प्रोटीन पे जो आपकी प्रोटीन है उस मसल की जो प्रोटीन है उस पर जो वो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज जो वो शुरू हो जाता है, और आपके मसल जो है वो जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन मायोसिन वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर देते हैं, और जो जिसकी जो पोजीशन होती है वहीं रह जाता है, जिससे हम कहते हैं कि मसल्स अकड़ गए या उसमें नील पड़ गए या एक गुठली सी बन जाती है, वो हो जाता है, यानी कि पीएच कम हुआ, फ्री रेडिकल्स निकले, उन्होंने जाके आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पे जाके अटैच हो गए,
उन्होंने जाके जो डैमेज शुरू कर दिया, लेकिन और डैमेज शुरू हो गया मसल्स का, मसल ही डैमेज हो गया तो फिर आगे क्या एक्सरसाइज होगी। अगली चीज़ें क्या बताता है कि ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ chemoreceptor result in efferent feedback to the brain via 3 and 4 efferent. The neural feedback from the fatiguing muscle exert inhibitory influences on central motor drive, resulting in the decreases रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट, डिक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर से समझ लेते, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब आप ज़्यादा गर्मी में एक्सरसाइजेस करते हैं तो मतलब ये ऊपर एक एरो भी जा रहा है और दो तीन जो एक एरो जो नीचे आ रहा है, दो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आपका किसी भी रीज़न से, या तो आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हुआ कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, पसीना ज़्यादा आया, सारा लिक्विड चला गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, या फिर और इसके साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो ऑटोमेटिकली कार्डियो का आउटपुट भी कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हुआ और हाई इंटेंसिटी से आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो मसल्स को प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं मिल सकेगा जो हमें ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस चाहिए, जो हमें पता था, हमने पीछे पढ़ा था कि वेजोडाइलेशन के थ्रू बॉडी उसको पहुंचा रही होती है। वेजल कितनी भी डायलेट कर देगी वो, अगर 5 से 6 लीटर, 5 लीटर तो पूरा ब्लड होता है ना बॉडी के अंदर, अगर 2 लीटर जो है वो आपका पानी निकल गया सारा स्वेटिंग के थ्रू, तो बचा कितना है कि वो मसल्स को पहुँचाए। अगर मसल्स को पहुँच भी गया तो ब्रेन से सारा निकल जाएगा लिक्विड, थोड़ा बहुत बचेगा आपके पास ब्लड ब्रेन में, तो आप बेहोश तो होंगे ही होंगे। अभी इससे क्या होता है, विच लीड्स टू डिक्रीज मसल फ्लो, आगे विच लीड्स टू इंक्रीज इन रेडिकल प्रोडक्शन से डिक्रीज इन पीएच, जिसकी वजह से मसल ग्लाइकोजन की डिप्लेशन शुरू हो जाती है। फिर उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस जो है इम्पेयर्ड हो जाती है। तो वो जो इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस हो रही है तो उसमें बॉडी क्या करती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो पैगाम पहुंचाती है थ्रू विच रिसेप्टर्स इन एफरेंट फीडबैक वाया 3 and 4 एफरेंट्स। और फिर बॉडी क्या करती है कि वो क्या कर देती है कि आपकी विन को जो आपकी ख्वाहिश है कि मैंने मजीद एक्सरसाइज करनी है उसको दबा देती है, मोटिवेशन को डिक्रीज कर देती है, और वॉलंटरी एक्टिवेशन ऑफ मोटर यूनिट्स को इनहिबिट कर देती है, यानी आप चाह कर भी जो वेट नहीं उठा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये सारा गोल घूमता है कि अब वहाँ से सिग्नल जाते हैं तो ये फंक्शन होते हैं, यहाँ से सिग्नल जाते हैं तो वो फंक्शन होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन पढ़ लिया, और हॉट एनवायरनमेंट्स में क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो जेंडर एज डिफरेंसेस ऐसे सच इतने नहीं होते। ठीक है, तो ये हीट एक्लिमेशन है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, शॉर्ट वीडियो में कर देंगे, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इसको आगे जो हम डिस्कस करेंगे, और आगे ज़्यादा बचा नहीं है और चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो आगे वही कोल्ड और हॉट टेम्परेचर्स के जो वो असरात बता रहा है बॉडी पे, वही रिपीट होने वाला है। तो हम इसको जो आगे बचे हुए जो चैप्टर है ना उसको हम अगली वीडियो में जो है कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या आगे पीछे हो गया, क्योंकि मैं खुद पढ़ के बैठी हुई चैप्टर को 2-3 दफ़ा, मैं ही पढ़ते हुए जो है वो आगे पीछे हो जाती हूँ, तो ऑब्वियसली आपसे तो गलती होनी बनती है। अगर हो जाती है तो फिर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कोई गलती हो गई है तो माजरत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।